जी करेगा खाने में। मैं कहा इसका तो है ना दिमाग खराब हो गया है। लेकिन धक्का किया उन्होंने, मैंने बनवाया, मैंने खाया, धर्मपत्नी बना के लेके आई, खाया तो खा के मैं हैरान था सर। हैरान इसलिए था कि पत्नी ने मेरी अवमानना कर दी। पत्नी ने मेरी अवमानना कर दी, मेरी बात को नहीं माना, क्योंकि वो तेल का था ही नहीं, वो देसी घी का था। किसका था? देसी घी का था। मैंने कहा कि मैंने तेल से कहा था कि उस तेल से बनाना है इस हलवे को, तुमने फिर देसी घी का बना दिया। बोले ये उसी तेल का है। मैंने कहा सबूत क्या है? वकील आदमी, सबूत लाओ भाई, क्या सबूत है? अब वो गई रसोई में और वो पकड़ के वो पैकेट को लेके आई, बोले ये सबूत हाजिर है आपके साथ। मैंने कहा पक्की बात है, गीता पे हाथ रख के कसम खा। बोले इसी तेल का है। मैंने कहा तुमने खाया? बोले मैं क्यों खाऊं, तेरा तेल तुम खा, मैं क्यों खाऊं? मैं कहा भगवान खा के तो देख ले। मैंने चम्मच उठाई और उसको भी खिलाया। अब वो जैसे उसने खाया, आदत नहीं डूंगा पे आदत है और मेरे का नहीं लगा हुआ है। मगा के होया किसा है? जिस डाल गूंगे ने गुड़ खुआ दे, फिर उसने पूछा किसा बताओ। मुस्कुरा, बोले तेल तो कोनी हूं। मैं भी ये कहूं तेल तो कोनी, तेरे से गलती होगी, सच बता दे। ये तेल का नहीं, ये घी का है। बोली कसम खाती हूँ ये उसी तेल का है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं फोन निकाला, मैं कहा साहब क्या गड़बड़ झाला है ये, क्या गड़बड़ झाला है ये, क्या बेच रहे हो तुम लोग? अब जब वो बता रहा था मैं नहीं सुन रहा था, मैं पूछ रहा हूं, अब वो अकड़ गया। बोला मन ने नहीं मेरा किया। मेरा मन नहीं मेरा। मगा फिर बोला ऐसा एक किताब है वो आप धरी है, लीजिए वह पढ़िए। मेरे से रुका नहीं गया सर। मैं अपना बुलेट उठाया और उसकी दुकान पे गया और जाके उन्होंने मेरे हाथ में ये किताब थमा दी। ये किताब, मेरी आदत थोड़ा उल्टी है, थोड़ा उल्टा चलता हूँ मैं हमेशा उल्टा पन्ना खोलता हूँ। मैंने लास्ट पन्ना खोला। इस लास्ट पन्ने पे मैं क्या देखता हूँ कि भारत की सरकार का पेटेंट जो है, पेटेंट का सर्टिफिकेट है यहाँ पे, और ये पेटेंट जो है इन साहब के नाम पे है। ये साहब, ये डॉक्टर AR शर्मा है, और इन साहब को 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री अवार्ड दे चुके हैं। पता चला कि इन साहब ने हिंदुस्तान के अंदर एक पहल की है। इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है कि जिस चावल के जो छिलका है उससे जो तेल निकलता था, जिससे आज तक साबुन बनाई जाती थी, जिसको आज तक ये समझा जाता था कि ये तेल साबुन बनाने का बेकार है, उस तेल के ऊपर उन्होंने खोज की और उस तेल को खाने के लिए बनाया और उसका पेटेंट हासिल किया। और उस तेल को खाने के ऊपर जब रिसर्च की गई तो पता लगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये कहता है और PGI चंडीगढ़ के डॉक्टर ये कहते हैं कि यदि इस तेल को हमारे घर में इस्तेमाल किया जाए तो इस तेल को खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होता है, हार्ट की बीमारी नहीं होगी, हमारा BP कंट्रोल होता है, हमारी शुगर कंट्रोल होती है, हमारे जोड़ों का दर्द कंट्रोल होता है, हमारा थायराइड कंट्रोल होता है। और तो और जापान के अंदर इस तेल को हार्ट ऑयल के नाम से जाना जाता है, दिल का तेल कहते हैं लोग, दिल का तेल। इसके ऊपर WHO ने रिसर्च की और उस रिसर्च के अंदर ये पाया कि बहुत सारे तेल मार्केट में उपलब्ध हैं जिनके अंदर सफा, ये मैं थोड़ी साइंटिफिक बात कर रहा हूं, आप पढ़ लेना इस किताब को, सफा पुफा और मुफा का जो बैलेंस होता है वो दुनिया के अंदर किसी भी तेल में नहीं है। जो रेकमेंडेड हो उस मात्रा के अंदर रिकमेंडेशन पे केवल और केवल ये राइस ब्रान तेल खरा उतरता है। यानी कि खाने के लिए सबसे बेस्ट कोई तेल इस धरती के ऊपर मौजूद है तो वो राइस ब्रान ऑयल है, और वो भी फिजिकल तरीके से रिफाइंड किया हुआ होना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी से, केमिकल से रिफाइंड किया हुआ नहीं होना चाहिए।
तो जब इस तरह की चीजें जब मैंने पढ़ी, वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फिर मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा साहब ये तेल मिलता कहाँ है? अब वो मुस्कुराए मेरी तरफ, बोले फंस गया, अब बन गया। बोले सर ये आरसीएम में मिलता है। बोला अच्छा कोई बात, मेरा ले आइए, दे दिया उन्होंने। फिर बोले, फिर बात खत्म होगी। आरसीएम का नाम सुनते ही मैं 4 कदम पीछे आ गया, भाई ये नहीं करना। बोले सर ऐसे ऐसे और भी प्रोडक्ट हैं आरसीएम के। मैं कोई बात नहीं, देखिए 3-4 बार उन्होंने कोशिश की। खैर यानी आओ शॉर्ट में करता हूं, मैं वहां गया सेंटर पे और मैंने कुछ सामान देखे और उन सामानों को खरीदा, घर में इस्तेमाल किए। चाय मुझे पसंद आई क्योंकि मैं चाय बहुत पीता था उन दिनों। 25, आप यकीन मानना 25 से 30 कप की चाय मेरी एवरेज होती थी, ऑनलाइन एवरेज होती थी। चाय मैंने पी, मैंने अपने दोस्त अनूप को बुलाया, इनको भी पिलाई चाय, इन्होंने भी पास कर दी। घरवाली ने हल्दी को पास कर दिया। मैंने कहा हल्दी कैसी है? बोले पहली बार लेके आए। मैं क्या लाले जी जान अब तक क्या खा रहे थे? बोले मुझे नहीं पता। शादी को जो है 11 साल हो चुके थे, बोले आज पहली बार हल्दी लेके आए। मैं कहा भाई कमाल हो गया, होश उड़ गए मेरे कि ये हो क्या रहा है, खा क्या रहे थे अब तक, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। सामान खरीदना शुरू कर दिया, कुछ लोगों को और भी खरीदवा दिया क्योंकि मेरे जो भी जानकार थे, दोस्त थे, मित्र थे, सबको मैंने कहा कि भैया सामान ये खरीदना है, क्यों मर रहे हो खा के, मार्केट के यूज तो करके देखो। 3 महीने के बाद मेरे अकाउंट के अंदर एक मैसेज आता है, ₹549 ट्रांसफर्ड इन योर अकाउंट। कितने सर? 549। 549 बहुत बड़ी रकम होती है सर। सर बहुत बड़ी रकम है। भाई जिनको छोटी लगती है 500 रुपए दो मुझे। 549 रुपए मेरे खाते में आए तो मेरा जो है ना दिमाग खोपड़ा ही गया कि ये किसने दे, क्योंकि 549 का वकील तो मैं नहीं हूं। कम से कम 5000 तो होनी चाहिए। क्यों रामचंद्र? 5000 तो फीस हो कम से कम। ये क्या मतलब? देखा उसमें किसने भेजे है, लिखा फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। मैं ये कौन है? पता नहीं कौन है। दिमाग पे जोर लगाया, ये कौन है करते करते मैं कहा कंपनी का नाम तो वो अपने भारद्वाज जी कर रहे थे, कंपनी कंपनी कंपनी। मैं कहा ये कहीं गलती से उनके आगे मेरे पास पैसे। मैंने फोन किया उनको, मैं कहा सर आपका कंपनी का नाम क्या है? बोले आरसीएम। मैं कहा कुछ और भी है? बोले फैशन शूटिंग। हाँ यस, पकड़ लिया, यही है, यही लिखा है इसमें। बोले क्या हुआ सर? मैं कहा 549 रुपए तुम्हारे मेरे खाते में पहुंच गए यार गलती से। अब ये कहां पहुंचाने हैं? आपके हैं क्या? बोले नहीं सर मेरे नहीं है, आपके हैं। मैं कहा क्यों, मेरे कैसे? बोले आपने सामान खरीदा होगा वहां से, जब मैंने खरीदवाया था उसके बाद भी खरीदा। मैं कहा हाँ उसके बाद तो मैं खुद भी खरीदा, औरों को भी खरीदवाया है। बोले सर आपके पैसे हैं। मैं क्या बताऊं ना, मेरे पैसे हैं किस चीज के ये तो बता। बोले सर आपने सामान खरीदा है। मैं कहा प्रश्न तीसरी बार पूछ रहा हूं, सच बता दे किस चीज के पैसे। बोले सामान खरीदा आपने। मैं कहा सामान तो मैंने जींद में 2-3 बड़े लेवल के पंसारी हैं, उनसे मैंने 10-10 लाख का खरीद चुका हूं और खरीदवा चुका हूं। उन्होंने तो 50 रुपए नहीं दिए मुझे आज तक, तुमने 549 कैसे दे दिए बताओ। बोले सर ज्यादा है क्या? मैं कहा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। 13 साल से तो मैं खरीद रहा हूं और उससे पहले 40 साल से मेरे पिताजी खरीद रहे थे। आज तक तो 50 रुपए नहीं आए और तुमने 3 महीने में 549 रुपए भेज दिए मेरे पास। तो साहब पहली बार दिमाग की बत्ती जली के अगर 549 आ सकते हैं ना तो कुछ तो होगा, समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर गया उनके पास, फिर बैठा उनके सामने, मुझे बताओ सर ये क्या है?
उन्होंने फिर कॉपी पेन उठाया, आपके सामने भी उठाया था क्या सब? और कॉपी पेन उठा के गोले से खींचने शुरू कर दिए, यहाँ पे ये ऐसे उन्होंने बताया, फिर से बताया। बोले सर आ गया समझ? मैं कहा को नहीं आया, अटका बता। 3 बार फिर कोशिश की, मैं कहा को नहीं समझ में, तेरे बस की बात नहीं, किसी और को मिलवा। बोले और से मिलवाता हूँ। बाई चांस उसी दौरान एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, इसी प्रकार का एक सेमिनार था। हमारी ग्रेट 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 अपलाइन आदरणीय मुकेश कोठारी जी का जोरदार पानीपत के अंदर मैं पहुंचा। सनोली रोड है पानीपत में, एक बहुत बड़ा हॉल था। हॉल में हम जैसे ही एंट्री करने लगे, एक साहब ने बोला रुको 1 मिनट। मैंने कहा क्या बात है? बोले टिकट दिखाओ। मैं कहा काहे की टिकट? बोले टिकट लेनी पड़ेगी। कितने की? बोला 100 रुपये। बड़ा जोर का झटका धीरे से लगा। 100 रुपये? इतनी दूर से आए हैं यार, चाय तक पिलाई नहीं, 100 रुपये और तो। बड़ी अजीब आदमी, अब आ ही गए तो मगर देख भी लेते हैं, कोई बात। अब बंधवा लिया, यही पट्टा ऐसा ही था, और बैठ गए वहां बिल्कुल लास्ट में। कि बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं चुपके से निकल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। आए वहां पे, आते रहे लोग, आते रहे, चिल्ला रहे, म्यूजिक भी बज रहा था ऐसे ही, और हम पीछे बैठ के हंस रहे। अरे वाह, आज तो पागलों की टोली में अच्छे। और ऐसे मूर्ख बनाने वाले लोग हैं। कोई कह रहा है मैं किसान हूं, मेरे को इस बिजनेस से 10 लाख रुपए है। मैं गई तो पक्का। लास्ट में बड़ी, जब वो कहते ना इंतहा हो गई, वही फूल मालाएं डाल के फिर एक कार्टून को लास्ट में लाके मेरे जैसे खड़ा कर, सब तालियां बजा रहे जोर जोर से, म्यूजिक चल रहा, सारी चीजें। शुरू हुआ वो भी मेरी तरह से, चलती रही कहानी। मैं कहा कोई बात नहीं, भगवान ने कान 2 इसीलिए दिए, इससे सुन लो, इससे निकाल दो। क्या बात, क्या फर्क पड़ता है, एंजॉय हो ही रहा है। लास्ट में उन्होंने एक कहानी सुनाई, सुनना चाहते हैं सर? यस। इतने यस से तो नहीं सुनाऊंगा। एक गांव में 2 बच्चे रहते थे सर, मोनू और सोनू। इस गांव में कोई रोजगार नहीं था। ये मोनू और सोनू जब बड़े हुए, अपने गांव के मुखिया के पास जाके कहते हैं कि साहब हमें कोई रोजगार चाहिए, कोई काम करना चाहते हैं। तो मुखिया ने कहा कि साहब यहाँ तो वही खेती बाड़ी होती है, बारिश हो जाए तो हो जाती है, नहीं तो कोई रोजगार, यहाँ तो फैक्ट्री तो है नहीं, कहाँ लगाऊं तुम्हें? लेकिन एक काम है, अगर तुम कर सको तो। काम ये है कि तुम्हें यहाँ से, हमारे गांव से जो यहाँ पे लगभग 10 कोस दूर या 6-7 कोस दूर एक झील है, वहां से ये पूरा गांव पानी लेके आता है। तुम वहां से अपने गांव के लिए पानी लेके आओ, बाल्टियां भर के लेके आओ। मैं गांव में जो थोड़े बहुत अमीर व्यक्ति हैं उनको बोल दूंगा कि वो आपसे पानी खरीदना शुरू कर देंगे, और जो आपको इनकम हो उससे अपना गुजारा चला। तो बोले ठीक है, अब करें तो क्या करें, यही काम करने लगे। बाल्टियां ढो रही है, कुछ पैसे बनने लगे, कुछ पैसे बचने लगे, धीरे धीरे करके बड़े हो गए। घर वालों ने शादी कर दी। शादी कर दी तो जिम्मेवारी आ गई। अब दिन में पहले 6 चक्कर लगाते थे, फिर ओवर टाइम किया, 8 राउंड लगाने शुरू कर दिए। करते करते जिंदगी बढ़ने लगी, पैसे बचने लगे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा जोड़ना शुरू कर दिया, फिर बच्चे हो गए। तो करते करते जो है मोनू के दिमाग में ख्याल आया कि ये बाल्टियां कब तक ढोएंगे, कमर टेढ़ी हो गई, सारा दिन लगे रहते हैं, क्यों न हम लोग जो है इस झील से लेकर यहाँ तक एक पाइपलाइन बिछा दें। बड़ा पथरीला रास्ता था, उस रास्ते पे जब पाइपलाइन बिछाने का दिमाग में उसके ख्याल आया तो इसने सोनू को कहा कि भाई हम लोग मिलके पाइपलाइन बिछा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक खुदाई कर लेते हैं, ताकि ये सारी जिंदगी की जद्दोजहद से पीछा छूट जाए। तो सोनू ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया तू। अरे तेरे बाप दादा ने, परदादा ने, सरदादा ने कभी ऐसा सोचा नहीं, कभी ये पाइपलाइन अगर बिछनी होती तो बिछ चुकी होती, ऐसे थोड़ा ही होता है। ये पहाड़ को कौन तोड़ के लेके आएगा, सालों लग जाएंगे, छोड़ इस काम को।
बोले नहीं कर तो सकते हैं, कोशिश करें तो कर तो सकते हैं। कविता सुनी होगी ना साहब, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करें तो कर तो सकते हैं। तो ये नहीं माना, अपने विचार का अडिग था। इसने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, 1 घंटा रोज लगाना शुरू किया इस पाइपलाइन में, रोज 1 घंटा 2 घंटा लगाता काम करना शुरू किया। 1 साल बीत गया, लोग देखते ही अच्छा पाइपलाइन बिछा होगा, जैसे आरसीएम वाले ने देख कर कहा अच्छा करोड़पति बनेगा। हमने भी करी थी, और देख उसने भी करी थी, होता हूं ऐसे गिना देंगे 10 लोग, उसने भी करी थी कोशिश, कुछ नहीं हुआ। साल भर हो गया, कुछ नहीं हुआ। 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, पाइपलाइन पूरी नहीं हुई साहब। 4था साल आया तब भी अधूरी थी। लेकिन जैसे ही 5वां साल पूरा हुआ, वो पाइपलाइन यहां से चल के यहां तक बिक चुकी थी। उस पाइपलाइन का निर्माण पूरा हो चुका था, और इस मोनू को अब क्या करना था, इसको यहाँ पे टूटी लगानी थी, और यहाँ से अब दिल करे दिन में 1 बाल्टी बेचे, 10 बाल्टी बेचे या 100 बाल्टी बेचे। अब ये सोनू बेचारा कहाँ जाएगा बताओ, इसका क्या हाल होगा? इसका धंधा तो चौपट हो गया। अब जरा दिमाग पे जोर दे के देखिए साहब, आप यहाँ पे वकील हो सकता है कोई, यहाँ पे कोई डॉक्टर हो सकता है, यहाँ पे कोई इंजीनियर हो सकता है, यहाँ पे कोई जॉब क्लास हो सकता है, कोई दुकानदार हो सकता है, कोई भी आप हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आपके पड़ोस अड़ोस में कोई काम करता है, क्या हम सब लोग बाल्टी नहीं ढो रहे हैं साहब? पूरी जिंदगी एक व्यक्ति वकालत करता है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मेरा प्रोफेशन है, पूरी जिंदगी वकालत करता है, 30 साल 40 साल 50 साल, लेकिन कभी ऐसा दिन नहीं आता कि वो 6 महीने के लिए छुट्टियां चला जाए और उसके घर में फिर भी पैसों की बारिश होती रहे। कभी ऐसा दिन नहीं आता कि वो बहुत बड़ा वकील बन जाए और फिर से उसके बेटे को वहीं से वकील बड़े वाला मान लिया जाए। उसको भी वही जीरो से एजुकेशन लेते 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 LLB करके और फिर कुछ कैलिबर है तो वकील बन जाएगा, नहीं तो धक्के खाएगा। डिप्टी कमिश्नर का बेटा, डिप्टी कमिश्नर की बड़ी पावर होती है सर, अगर पढ़ेगा नहीं, कंपटीशन नहीं देगा तो PN भी नहीं लगाया जा सकता उसको। होता है सर कभी किसी जॉब क्लास वाले के साथ कि भैया आपने तो पूरा बड़ी सेवा करी सरकार की, 40 साल से, रामचंद्र जी कितने साल सर्विस होगी जी? 22 साल की सर्विस होगी सर, बड़े शाबाश, आपने बड़ा सरकार का बड़े अच्छे बच्चे पढ़ाए, अब अपने बेटे को बुलाओ आपकी जगह लगा देते हैं। 22 साल क्या 200 साल करके देख लो, तब नहीं क्योंकि है ही नहीं ना ऑप्शन। तो ये क्या है सर, बाल्टी ढो रहे हैं, बाल्टियां ढो रहे हैं। तो इनको ये समझ में आया कि बाल्टियां ढोने की बजाय पाइपलाइन पे काम किया। वेरी गुड, पाइपलाइन पे चाहते हैं सर? यस। पक्का पक्का? यस। मेहनत करनी पड़ेगी। यस। ईमानदारी का काम है, सच्चाई का काम है, नेक नियति का काम है, लोगों की सेवा का काम है। बस ईमानदारी किससे करनी पड़ेगी? खुद से ईमानदारी करनी पड़ेगी, किसी और से नहीं। वो तो सारा काम कंपनी ने कर रखा, हमें कोई टेंशन ही नहीं है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, हमें कोई टेंशन ही नहीं है कि प्रोडक्ट कैसा होगा, वो सारी जिम्मेवारियां कंपनी के पास में है। प्रोडक्ट को पहुंचाने की जिम्मेवारी कंपनी की है, प्रोडक्ट का क्वालिटी की जिम्मेवारी कंपनी की है, प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी कंपनी की है, और आने वाले समय में क्या प्रोडक्ट चाहिए वो भी जिम्मेवारी कंपनी की है। हिसाब किताब कंपनी रखेगी, मजदूर कंपनी रखेगी, ठेकेदार कंपनी रखेगी, इनकम टैक्स कंपनी भरेगी, सारी की सारी टेंशन कंपनी लेगी। हमें सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करना है, खुद से ईमानदारी दिखानी। कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं ईमानदारी से।
अगर आपने 5 साल, अगले 5 साल इस काम को ईमानदारी से सीख लिया, समझ लिया और जैसा जैसा सिस्टम है उसके अनुसार आगे बढ़ा लिया, तो आप अगले 5 साल के अंदर अपनी पाइपलाइन को कंप्लीट कर दोगे। फिर घर में बैठ के भी सारा दिन 24 घंटे टीवी देखते रहना। आपका दिल करे 6 महीने घर से बाहर मत निकलना, आपका दिल करे 6 साल के लिए घूमने चले जाना। आपकी पाइपलाइन के आगे कोई टूटी नहीं लगी होगी जिसको कोई बंद करके चला जाए और आपकी इनकम खत्म हो जाए। हो ही नहीं सकता सर। मैं पिछले 7 साल से इस आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, कर नहीं रहा, सीख रहा हूँ। 7 साल के अंदर पिछले लगभग 3 साल पहले मैं यहाँ जींद से, अब हिसार से फिर मैं जींद शिफ्ट हो गया था, जींद से शिफ्ट होकर चंडीगढ़ चला गया और अब महीने में केवल 2 दिन यहाँ पे आ रहा हूँ। 2 दिन का मेरा टूर होता है पूरे महीने के अंदर। ये पाइपलाइन मैं चाहूं तो बंद नहीं कर सकता। अभी आपको इसका नमूना बता के दिखाता हूँ। अनिल जी एक बार थोड़ा इधर आए। गणपत जी आप भी आए। ये दोनों मेरी टीम का हिस्सा है, दोनों मेरी टीम है। अनूप जी आप भी आ जाइए, आप आ जाओ। सर मैं ये चाहता हूं कि जो ये आरसीएम है ना, ये फालतू और बेकार की चीज है और ये कोई काम है। लोगों के पास जाओ वो मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। एक को समझाओ फिर दूसरे को